इकोनॉमिक्स से डर लगने वाले सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। आज हम लोग एक ऐसे टॉपिक पर विचार करेंगे और डिस्कस करेंगे और इसको पढ़ लेने के बाद जो है आप आंसर लिखने की स्थिति में होंगे। वो बीए के विद्यार्थी हो, बीपीएससी ऑप्शनल के विद्यार्थी हो, खासकर जिनका भी फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर का वैकेंसी आया है। तो एक क्वेश्चन पूछता है कि भाई लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन से आप क्या समझते हैं। तो आज के लेक्चर में हम लोग सीखेंगे लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन क्या है, इसका स्टेजेस क्या है, इसके कंक्लूजन की देखेंगे। बेसिकली लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन को हिंदी में कहते हैं परिवर्तनशील अनुपात का नियम। बेसिकली इसका कंसेप्ट क्या है कि शॉर्ट रन में प्रोडक्शन यदि कंटिन्यू हो और सारा कुछ समान रहे और फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन दो हो, लैंड और लेबर, तो अगर हम लेबर को बढ़ाते हैं और लैंड को कांस्टेंट रखते हैं तो शुरू में जो लेबर है उसकी कार्य करने की क्षमता बढ़ती है और फिर घटती है और अंत में नेगेटिव हो जाती है। यानी कह सकते हैं कि लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन स्टेट्स दैट इफ टेक्नोलॉजी and other factors remain constant like land is constant, initially marginal product increases and then decreases and eventually it becomes negative। यही इसका डिफिनेशन है। वैसे मैं डिफिनेशन इसको बता दूंगा और ये काफ़ी महत्वपूर्ण लॉ है और ये लगभग हर क्षेत्र में लागू होता है। तो चलिए मैं थोड़ा सा इसके बारे में बता दूं, लिख भी सकते हैं कि जो लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन, जिसको हम लोग परिवर्तनशील अनुपात का नियम कहते हैं, ऑक्युपाइज एन इम्पॉर्टेंट प्लेस इन इकोनॉमिक थ्योरी, और इस थ्योरी को हम लोग क्या कहते हैं, लॉ ऑफ प्रोपोर्शनलिटी भी कहते हैं। क्या बोलते हैं, लॉ ऑफ प्रोपोर्शनलिटी भी कहते हैं। हम हिंदी में बता देंगे, चिंता कीजिए। यानी कि लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन हो या लॉ ऑफ प्रोपोर्शनलिटी हो, दोनों एक ही है। ये जो कंसेप्ट बेसिकली क्या बताता है कि कीपिंग अदर फैक्टर फिक्स्ड, अदर फैक्टर्स में जैसे टेक्नोलॉजी है, अदर फैक्टर फिक्स है। द लॉ एक्सप्लेन, यह नियम बतलाता है द प्रोडक्शन फंक्शन विथ वन फैक्टर वेरिएबल इन शॉर्ट रन व्हेन आउटपुट ऑफ कमोडिटी इज साउट टू इंक्रीज द लॉ ऑफ प्रोपोर्शन कम इनटू ऑपरेशन। इसका मतलब है कि जैसे जैसे हम क्या करते हैं, आउटपुट को बढ़ाते हैं तो ये नियम हमारे लागू होता है। बेसिकली क्या हिंदी में हम लिखा देंगे, चिंता नहीं करना, बस 3-4 कंसेप्ट है। इसलिए कंसेप्ट है कि इससे शॉर्ट क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। परिवर्तनशील अनुपात का नियम है ना, आर्थिक सिद्धांत में एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है और इस नियम को अनुपातिक का नियम भी कहते हैं। देखिए इस नियम को ध्यान से देखिए, इस नियम को अनुपातिक का नियम भी कहते हैं, इसलिए मैं बता रहा हूँ। और अन्य कारकों को स्थिर रखते हुए नियम एक कारक पर लागू होता है। तो चलिए हम लोग लिखना शुरू करते हैं, डायरेक्ट लिखिए। लॉ ऑफ वेरिएबल मीनिंग्स, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन states that if other factors remain constant, initially marginal product increases, then decreases or diminishes and eventually it becomes negative, हिंदी में लिखिए, परिवर्तनशील अनुपात के नियम का अर्थ, या लिखिए परिवर्तनशील अनुपात का नियम अंडरलाइन कीजिए। लिखिए, यह सिद्धांत बतलाता है कि अन्य कारक समान रहने पर, शुरुआत में सीमांत उत्पादकता बढ़ती है, फिर घटती है और अंततः सीमांत उत्पादकता नेगेटिव हो जाती है। कब? यदि प्रोडक्शन प्रोसेस कंटिन्यूअस रहा तब। तो पहले तो है, अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में देखिए है क्या कि इससे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी बहुत सारे एग्जाम में पूछे जाते हैं। ये जो लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन है वो शॉर्ट रन में ऑपरेट होता है। तो देखिए जो भी अगर हम पढ़ते हैं, जो भी सिद्धांत पढ़ते हैं, जो भी नियम पढ़ते हैं, वो सर्टेन एजम्पशन पे आपको आधारित होता है।
तो यह सिद्धांत भी सर्टेन एजम्पशन पे आधारित है। तो लिखिए एजम्पशंस ऑफ लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन, 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 परिवर्तनशील अनुपात नियम की मान्यताएं, परिवर्तनशील अनुपात नियम की मान्यताएं। पहला लिखिए इट इज बेस्ड ऑन शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन, यह अल्पकाल उत्पादन फलन पर आधारित है। दूसरा लिखिए प्रोडक्शन प्रोसेस शुड बी कंटिन्यूअस, उत्पादन की प्रक्रिया लगातार होना चाहिए। नेक्स्ट लिखिए इट इज बेस्ड ऑन 2 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, इट इज बेस्ड ऑन 2 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, यह उत्पादन के 2 साधनों पर आधारित है। दैट इज कर दिए, दैट इज लैंड एंड लेबर, लैंड एंड लेबर, दैट इज लैंड एंड लेबर। नेक्स्ट लिखिए लैंड इज फिक्स्ड फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, लैंड इज फिक्स्ड फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन एंड वेरिएबल एंड लेबर इज वेरिएबल फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। भूमि स्थिर साधन है, भूमि स्थिर साधन है और श्रम परिवर्तनशील उत्पादन का साधन है, श्रम परिवर्तनशील अनुपात का साधन है। नेक्स्ट लिखिए टेक्नोलॉजी इज कांस्टेंट ड्यूरिंग द एक्सप्लेनेशन ऑफ लॉ, या लिखो सिर्फ टेक्नोलॉजी इज कांस्टेंट, तकनीक उत्पादन की तकनीक स्थिर है, उत्पादन की तकनीक स्थिर है। फिक्स फैक्टर्स आर इनडिविजिबल, फिक्स फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन आर इनडिविजिबल, उत्पादन की स्थिर साधन अविभाज्य है, उत्पादन के स्थिर साधन अविभाज्य है। एंड फिक्स फैक्टर्स इज कांस्टेंट। बस 1-2 लाइन छोड़ दीजिए। ये पहला डिफिनेशन, दूसरा अजम्पशन, तीसरा एक्सप्लेनेशन। इसको हम लोग एक टेबल से लेके एक्सप्लेन करते हैं, और पहले एक टेबल, उसके बाद एक डायग्राम, फिर उसका एक्सप्लेनेशन। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। लिखिए एक्सप्लेनेशन ऑफ लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन, एक्सप्लेनेशन ऑफ लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। इस तरह से लिखिए, देखिए एक्सप्लेनेशन ऑफ लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। जैसे कि एक में लैंड लेते हैं, एक में लेबर लेते हैं, एक में एमपी लेंगे, एक में टीपी लेंगे। पहले इसको समझते हैं। देखिए जैसे लैंड है, लैंड लेते हैं तो 1 एकड़ मान लैंड है, तो लैंड के साइज में कोई परिवर्तन नहीं होगा, है ना। और यहाँ पे हम लोग 1 2 3 4 5 6 7 इस तरह से लेते हैं। यहाँ पे एमपी लेते हैं, एमपी मान लो 2 है, शुरू में 3 है, फिर 4 है, फिर 3 है, फिर 2 है, फिर 1 है, फिर 0 है, फिर मान लें -2 है, इस तरह से। तो हम शुरू में क्या देख रहे हैं, है ना, ये बता रहे हैं नंबर से समझाने। शुरू में 2 3 4, चूँकि शुरू में काम करने की क्षमता अधिक होती है किसी लेबर का, लेकिन लगातार वो काम करता है तो क्या होता है, उसकी क्षमता घटते चली जाती है। जैसे
बस हो, शुरू में स्पीड कम होता है, गाड़ी हो, पंखा हो, इंसान हो, जो सब का है कि नहीं, दोनों का। तो चलिए यहाँ पर लेबर की बात करें तो शुरू में देखते हैं दौड़ते हैं तो कोई शुरू में स्पीड दौड़ने का क्या होता है, कम होता है, फिर दौड़ने का स्पीड बढ़ता है, फिर घटने लगता है, फिर एक उसका जो ऑप्टिमल लेवल है दौड़ने की क्षमता वहाँ तक पहुँचता है, फिर दौड़ाते रहिएगा तो क्या हो, गिर जाएगा। क्लियर है। तो उसी तरीके से शुरू में हमारा 2 3 4 ये समझाया गया है, फिर देख रहे हैं 3 2 1 फिर 0। तो अब देखिए यहाँ से यहाँ जो होता है ना, देखिए यहाँ से यहाँ जो होता है एक स्टेज हुआ, यहाँ से यहाँ 2 स्टेज हुआ, यहाँ से आगे तीसरा स्टेज हुआ, है कि नहीं। आप लिख सकते हैं शुरू में, देखिए आप लिख सकते हैं, लिखिए यहाँ से यहाँ क्या हो गया, पहला स्टेज, यहाँ से यहाँ क्या हो गया, दूसरा स्टेज, यहाँ से यहाँ क्या हो गया, तीसरा स्टेज। लिख लीजिए, अच्छा रहेगा। लिखिए फर्स्ट स्टेज, ऐसे है ना, फर्स्ट स्टेज, सेकेंड स्टेज, थर्ड स्टेज। ठीक है, इसको हम लोग कहते हैं पहला स्टेज को इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू ए फैक्टर, इसको बोलेंगे डिमिनिशिंग रिटर्न्स टू ए फैक्टर, इसको बोलेंगे नेगेटिव रिटर्न्स टू ए फैक्टर। नोट कर लीजिए, है ना। पहला इंक्रीजिंग रिटर्न टू ए फैक्टर, दूसरा डिमिनिशिंग रिटर्न टू ए फैक्टर, तीसरा नेगेटिव रिटर्न टू ए फैक्टर। लिख लिए, आगे बताते हैं। अब देखिए, अगर हम बात करें टीपी का, तो टीपी शुरू में क्या होगा, 2 2 3 5 5 4 9 3 12 यानी 12, फिर 14, फिर 15, फिर 15 और फिर हो जाएगा 13। देख रहे हैं। तो पहला स्टेज में क्या देख रहे हैं, पहला स्टेज में एमपी लगातार इंक्रीज कर रहा है, जिससे टीपी बढ़ेगा, लेकिन बढ़ने का दर क्या हुआ, बढ़ते हुए क्रम से होगा। सेकेंड स्टेज में देख रहे हैं मार्जिनल प्रोडक्ट घट रहा है ना, घट रहा है लेकिन पॉजिटिव है। तो सेकेंड स्टेज में टोटल प्रोडक्ट बढ़ेगा, लेकिन क्या हुआ, घटते हुए क्रम से बढ़ेगा। तीसरा में एमपी बिकम्स नेगेटिव, एमपी नेगेटिव हो जाता है, तो टीपी क्या होगा, स्टार्ट टू डिक्लाइन हो जाएगा। यही स्टेज है। क्लियर, बहुत ही सिंपल। क्लियर है। तो चलिए इसको हम हटा देते हैं, अब शॉर्ट में लिख देते हैं, इसको हटा देते हैं। अब बस चूँकि डायग्राम भी बनाना है, इसलिए आपका जो है यहाँ पर हम इसको इस तरीके से कर देखिए, यहाँ से यहाँ पहला स्टेज, यहाँ से यहाँ दूसरा स्टेज, यहाँ से आगे तीसरा स्टेज। तो डायग्राम बना लेते हैं पहले। अब लिखिए डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन, परिवर्तनशील अनुपात नियम की चित्रीय है ना, परिवर्तनशील अनुपात नियम की चित्रीय निरूपण, है ना, चित्र से व्याख्या करेंगे। तो चलिए एक ऊपर चित्र बनाते हैं, ध्यान से देखिए। एक ऊपर बनाते हैं और एक नीचे बनाते हैं, 7 तक, है ना। लिखते हैं 0 1 2 3 4 5 6 7। इसी तरह से लिखिए 1 2 3 4 5 6 7। ये जो है थोड़ा सा नीचे खींच लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे 0 है, तो देखिए यहाँ पे
स्केल से जैसे लिखते हैं ना 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। तो पहले MP है, MP में देख रहे हैं कितना मैक्सिमम 2 3 4, लिखते हैं ऐसे 1 2 3 4, फिर -2 है तो -1 -2 नीचे हो जाएगा 1 2 3 4, यहाँ क्या लेते हैं MP, यहाँ क्या लेंगे TP, तो TP मैक्सिमम कितना है 15 है, तो 2 करके ले लेते हैं 2 4 6 8 10, 2 4 6 2 4 6 8 10 12 14 16 और 18, ऐसे हमको 15 तक ही है, ठीक है। अब आराम से देखिए, मैंने डायग्राम दिखाना है। पहले MP लेते हैं, तो MP यानी कि इसको लेबर को और MP को दिखाना है। 1 है तो कितना होगा 2, देखिए 1 है तो 2 होगा, 1 है तो 2, और 2 है तो 3, देखिए 2 है तो 3, फिर 3 है, फिर 3 है तो 4, फिर 3 है तो 4, फिर 4 है तो क्या है 3, फिर 4 है तो फिर 3, फिर देख रहे हैं 5 है तो फिर 2, फिर 5 है तो यहाँ 2 लेते हैं, फिर देख रहे हैं 6 है तो 1, फिर क्या देख रहे हैं 7 है तो 0, ठीक है 7 है तो 0, तो 0 यहाँ है। फिर देख रहे हैं कि आपका 8 है तो 8 है, यानी एक और लेंगे यहाँ पे, यहाँ 8 कर लीजिए, तो यहाँ पे भी 8 हो जाएगा, 8 है तो यहाँ माइनस हो जाएगा 1 2 3 4 5 6, एक मिनट यहाँ पे होगा, ये जो बाबू यहाँ पे है ना, ये वाला यहाँ हो जाएगा, यहाँ देख लीजिए यहाँ होगा, या इसको नहीं लिखिएगा, हम मिटाएंगे पूरा मिट जाएगा। तो जो डायग्राम आपका बनेगा इस तरीके से बनेगा, है ना, क्योंकि ये जो लास्ट वाला है -2 यहाँ पे आएगा, देखिए -2 है ना, इसके समानांतर में आएगा, यहाँ पे आएगा, यहाँ पे, ठीक है। इसको छोड़ दीजिएगा, हम करेंगे तो पूरा मिट जाएगा, इसलिए अब इसको नाम दे सकते हैं, नाम A है, B है, C है, D है, E है, F है, G है, H है, ये हो गया आपका MP, क्लियर। अब उसी तरीके से इसका बनाइए, किसका, इसका बनेगा 1 है तो 2 है, देखो 1 है तो 2 है, 2 है तो 5 है, तो 5 6 के बीच में होगा, 3 है तो 9 है, देखिए 3 है तो 9 है, इस तरीके से होगा। देखिए अब यहाँ स्टेज ख़त्म हो गया ना, तो इसको जो 3 वाला एरिया है देख रहे हैं, इसको पूरा खींच सकते हैं, पूरा खींच दीजिए, है ना। यहाँ पहला स्टेज ख़त्म हो गया, अब चाहें तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, देखिए फिर देखिए यहाँ 4 है तो कितना है 12 है, देखिए 4 है, 4 है, 4 है तो 12 है, 12 कहाँ आएगा, यहाँ आएगा, देखिए 4 है तो 12 है, फिर है 5, 5 तो 14, यानी 5 है तो 14, 14 फिर आपका यहाँ आएगा, फिर क्या दिख रहे हैं 6 है तो 15, 6 है तो 15, इस तरीके से आएगा। यहाँ क्या देख रहे हैं, यहाँ देखिए ये जब MP 15 है ना, यहाँ देखिए, यहाँ देखिए, यहाँ आना चाहिए, फिर देखिए 7, देखिए 7 है फिर 15 है, 7 है तो फिर 15 है, यहाँ देखिए हो गया।
फिर 8 है तो -13 है, तो देखिए फिर घटना शुरू होगा। 8 है यहाँ से, देखिए यहाँ से, तो आपका इस तरीके से आएगा। यानी कि जो डायग्राम आपका बनेगा ऐसे ऐसे ऐसे, ये हो गया आपका TP, ये हो गया फर्स्ट स्टेज, ये हो गया सेकेंड स्टेज, ये हो गया थर्ड स्टेज। नाम दे दीजिए ABCDEFGH, है ना। देखिए यहाँ से यहाँ ये रास्ता बदल लिया। इसको अगर कहेंगे, देखो इस पॉइंट को अगर हम कहें तो इस पॉइंट को हम कहते हैं, इस पॉइंट को हम कहते हैं पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। क्या बोलेंगे? पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। समझ गए? पहला स्टेज, दूसरा स्टेज, तीसरा स्टेज। अब इसी को लिखना है, अभी लगेगा 10 मिनट, पूरे अच्छे तरीके से कंप्लीट हो जाएगा। क्या करना है? इसी को लिखना है। चलिए लिखते हैं फटाफट। लिखिए, हेडिंग दे दीजिए डिफरेंट स्टेजेज ऑफ प्रोडक्शन, डिफरेंट स्टेजेज ऑफ प्रोडक्शन। लिखिए स्टेज 1, स्टेज 1 लिखिए। इनिशियली स्टेज 1 में क्या होगा? देखिए, इन द फर्स्ट स्टेज ऑफ प्रोडक्शन, in the first stage of production, MP continuously increases, MP continuously increases, therefore TP will increase at increasing rate, therefore TP will increase at increasing rate, therefore TP will increase at increasing rate. In the above diagram, देखिए in the above diagram point A to C, in the above diagram point A to C represent first stage of production, represent first stage of production. It is also known as increasing returns to a factor, या this stage is known as increasing return to a factor, हम बताए थे। लिखिए उत्पादन की पहली अवस्था में, हिंदी में लिखिए उत्पादन की पहली अवस्था में, कमा सीमांत उत्पादकता या सीमांत उत्पादन लगातार बढ़ती है, जिसके परिणाम स्वरूप कुल उत्पादन बढ़ते हुए क्रम से बढ़ती है। ऊपर के चित्र में बिंदु A to C उत्पादन की पहली अवस्था को बतलाती है, उत्पादन की पहली अवस्था को बतलाती है, उत्पादन की पहली अवस्था को बतलाती है। अब लिखिए स्टेज 2, अब लिखिए स्टेज 2, अंडरलाइन। लिखिए इन द सेकेंड स्टेज ऑफ प्रोडक्शन, इन द सेकेंड स्टेज ऑफ प्रोडक्शन MP स्टार्ट टू डिक्लाइन। देखिए MP स्टार्ट टू डिक्लाइन, MP स्टार्ट टू डिक्लाइन, देयरफॉर TP will increase, TP will increase at diminishing rate, TP will increase at diminishing rate, TP will increase at diminishing rate. This stage is also known as diminishing returns to a factor. This stage is also known as diminishing returns to a factor. This stage is also known as diminishing returns to a factor, diminishing returns to a factor, diminishing returns to a factor. क्लियर? लिखिए उत्पादन, हिंदी में उत्पादन की दूसरी अवस्था में, उत्पादन की दूसरी अवस्था में MP लगातार घटता है, MP लगातार घटता है, MP लगातार घटता लेकिन पॉजिटिव रहता है, जिसके कारण कुल उत्पादन घटते हुए क्रम से बढ़ती है। देख रहे हैं, घटते हुए क्रम से बढ़ती है।
2 फिर बढ़ा 3 तो 5 फिर बढ़ा 4 तो 9, यहाँ देखिए 2 14 फिर 2 बढ़ा फिर 1 बढ़ा, है ना। तो दूसरी अवस्था में बढ़ेगा लेकिन घटते हुए क्रम से बढ़ेगा। दिस स्टेज इज आल्सो नोन एज, यानी कि इस उत्पादन की इस अवस्था को डिमिनिशिंग रिटर्न्स टू अ फैक्टर भी कहा जाता है। क्लियर। देखिए इस ऐसे हम बता रहे हैं ये जो उत्पादन है सेकेंड स्टेज, इसमें उत्पादन सबसे अधिक होता है अपने दिए हुए रिसोर्सेज में, इसलिए इस स्टेज को रेशनल स्टेज ऑफ प्रोडक्शन माना जाता है। और एक रेशनल प्रोड्यूसर जो इसी स्टेज में रहना पसंद करता है वो अंत में हम लिखा देंगे। अब लिखिए स्टेज 3, स्टेज 3 अंडरलाइन लिखिए। इन द थर्ड स्टेज ऑफ प्रोडक्शन, MP becomes negative, therefore TP start to decline। देखिए therefore TP start to decline, है ना। TP क्या रहा है, घट रहा है, 15 से 13 हो गया। क्लियर। एंड दिस स्टेज इज आल्सो नोन एज negative returns to a factor negative returns to a factor। क्लियर। अब लिखिए नीचे कंक्लूजन में, with the above discussion we come to the conclusion that a rational producer would like to remain in second stage of production where he gets maximum level of output in his given resources, सेकेंड लास्ट में लिख लीजिए, सेकेंड स्टेज ऑफ प्रोडक्शन इज नोन एज रेशनल स्टेज ऑफ प्रोडक्शन, है ना, रेशनल स्टेज ऑफ प्रोडक्शन। इंग्लिश में लिखिए, कंक्लूजन लिखिए ऊपर के व्याख्या से हम यह निष्कर्ष पे पहुंचते हैं कि एक समझदार उत्पादक उत्पादन की दूसरी अवस्था में रहना पसंद करेगा या रहना चाहता है क्योंकि उसे इस अवस्था में या इस स्टेज में अपने दिए हुए संसाधन में अधिकतम उत्पाद प्राप्त हो रही है या अधिकतम उत्पाद प्राप्त होती है और उत्पादन की दूसरी अवस्था को रेशनल स्टेज ऑफ प्रोडक्शन कहा जाता है। क्लियर है। तो बहुत अच्छे तरीके से हम लोग समझने का प्रयास किए। आई थिंक आपको जो लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन समझ में आएगा। और हमारे चैनल से जुड़े रहिए, अधिक से अधिक सब्सक्राइब कीजिए। और जो आपके विद्यार्थी हैं, BA इकोनॉमिक्स पढ़ना हो या फिर UPSC का GS पढ़ना हो या फिर आपका जो है इकोनॉमिक्स ऑप्शनल फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर का बैच ज्वाइन करना है तो आप हमसे जुड़ सकते हैं। आप लाइव क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। आपका जो हमारा ऐप है पंकज इकोनॉमिक्स आर्ट्स, उसको डाउनलोड कर लीजिए और वहाँ के माध्यम से एक नंबर है 8292179360 पर कॉन्टैक्ट कीजिए और अधिक से अधिक वीडियो शेयर करें। इस तरह की जानकारी के लिए धन्यवाद।